हमने देखा था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में आया, फिर 1892 में आया, और फिर अगला जो आएगा 1909 में आएगा, फिर उसके 10 साल बाद 1919 में आएगा। ठीक है, तो अभी वाला आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं 1909 वाला भारतीय काउंसिल एक्ट, जिसका दूसरा नाम क्या है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स या मॉर्ले मिंटो सुधार। मॉर्ले कौन है, मिंटो कौन है? मिंटो तो आपको पता होगा, मिंटो सेकंड नाम से वायसराय था, 1905 से आके बैठ गया यहाँ पे। तो मॉर्ले कौन है? मॉर्ले उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, यानी ये लंदन में बैठा हुआ भारत मंत्री है, और ये कहाँ बैठा है, लंदन में। मिंटो कौन है, उस समय का वायसराय। इन दोनों ने अपने नाम से इसको नाम रखा कि हम एक सुधार करना चाह रहे हैं हम देश में, और बढ़िया काम करेंगे। लेकिन अगर इसका दूसरा नाम देखें तो ये क्या है, 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। ये सब इंडियन काउंसिल एक्ट ही है। तो हमें पढ़ना है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के बारे में। 1892 वाला जो एक्ट आया था उसमें क्या था, हमने देखा था कि भाई जो एडिशनल मेंबर की संख्या है वो 10 से 16 कर दी गई थी, ये देखा। और प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया था, प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया था, सिर्फ पूछने का अधिकार मिल गया था, वोट का अधिकार नहीं मिला था, वोट देने का अधिकार नहीं मिला था, प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया था। सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस यानी अनुपूरक प्रश्न, प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं मिला था। मतलब आपने सवाल किया मंत्री से कि भैया ये काम क्यों नहीं हुआ, या आपने क्या क्या काम किया, उसने कुछ जवाब दिया, फिर आपने उसी के जवाब पे दूसरा सवाल नहीं पूछ सकते, है ना। तो अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं मिला था, वोट देने का अधिकार नहीं मिला था, बस ये था कि प्रश्न पूछ सकते हैं। और ये जो प्रश्न भी पूछ सकते हैं, ये प्रश्न एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उनसे नहीं पूछ सकते थे। एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो मेंबर है, जिनका जिनका पोर्टफोलियो बंटवारा हो गया था 1861 में, इनको काम बांट दिया गया था। और 1861 में एग्जीक्यूटिव काउंसिल के कुल मेंबर की संख्या कितनी थी, 5। और 1874 आते आते इसकी संख्या हो गई थी 6। मतलब आज 1892 में इनकी संख्या कितनी थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल की 6। और 1909 में भी जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल उसकी संख्या कितनी है, उसमें कितने लोग हैं, 6। तो अभी तक हम 1892 का रिकॉल कर रहे हैं कि 10 से 16 एडिशनल मेंबर की संख्या कर दी गई थी, बढ़ा दी गई थी, और प्रश्न पूछने का सिर्फ अधिकार दिया गया था, और लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं था। मतलब वोटिंग होता है ना संसद में कि भैया ये चीज से आप सहमत है कि नहीं, तो वोट देने का अधिकार नहीं मिला था, अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं मिला था। इनसे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो मेंबरान हैं इनसे प्रश्न पूछने का भी अधिकार नहीं मिला था। तो 1909 में क्या क्या हुआ, जो यहाँ पे नहीं मिला था वही वही हो गया। क्या क्या हो गया इसमें, अगर देखें तो पहले तो ये जो 10 से 16 थे, इसमें कितना कर दिया गया, इसको 16 से 60 कर दिया गया, इसकी संख्या को बढ़ा के 16 से 60 कर दिया गया। और ध्यान रखिए, ये जो मैक्सिमम संख्या एडिशनल मेंबर्स की, एम कर देता हूँ, एडिशनल मेंबर्स, इनकी संख्या जो मैक्सिमम थी यही रखी गई हमेशा। मतलब 1909 से 60 मेंबरान जो थे वो एडिशनल मेंबर्स के रूप में लेजिस्लेटिव काउंसिल में बैठे हुए थे। मिनिमम 16, मैक्सिमम 60, तो 60 ही थे। यहाँ भी मिनिमम 10, मैक्सिमम 16, तो 16 ही की नियुक्ति की गई थी, 16 की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, तो पहले चीज हम क्या देख रहे हैं, एडिशनल मेंबर की संख्या बढ़ा दी गई। दूसरा हम क्या देख रहे हैं, प्रश्न पूछने का अधिकार इनको दे दिया गया, आप प्रश्न पूछें, अनुपूरक प्रश्न पूछें, एग्जीक्यूटिव काउंसिल से भी प्रश्न पूछें, ये सब अधिकार 1909 में मिल गए। ठीक है, 1909 वाले का हम कंपैरिजन देख रहे हैं 1892 से, ये सब मिल गए। और क्या हुआ इसमें, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई। सेपरेट इलेक्टोरेट, इसका क्या मतलब है, इसी को कहीं कहीं कहा जाता है कम्युनल इलेक्टोरेट, और हिंदी में कहेंगे तो सांप्रदायिक निर्वाचन। कब से शुरू हुई, 1909 वाले मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म से। क्या है ये, असल में ये है, अगर इसका एग्जांपल में देख के आपको समझाऊं तो समझ लीजिए, मान लीजिए एक गांव में 4 लोग रहते हैं, 1 2 3 4, एक गांव में 4 लोग रहते हैं। अब 4 में से 3 मुस्लिम है, 3 क्या है, मुस्लिम, और एक किसी और कास्ट का है। मतलब यहाँ पे मेजोरिटी किसकी है, मुस्लिम की। तो मुस्लिम लीग जो कि 1906 में बन गई थी, उसने अंग्रेजों से कहना शुरू कर दिया कि भाई हमें कुछ स्पेशल रियायत दी जाए। तो ये कहा गया कि भैया जहां इनकी मेजोरिटी है, जहां मुस्लिमों की मेजोरिटी है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इस गांव में 4 लोग रहते हैं लेकिन 3 कौन है, मुस्लिम है, तो इस गांव से सिर्फ मुस्लिम व्यक्ति ही खड़ा हो सकता है, और सिर्फ मुस्लिम व्यक्ति ही उसको वोट देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इस गांव में रहने वाला ये जो अकेला व्यक्ति है, ये अल्पसंख्यक का माइनॉरिटी है,
तो ना ये वोट दे सकेगा उस गांव के लिए या उस रिप्रेजेंटेशन के लिए, उस सीट के लिए, ना तो ये वोट दे सकेगा, ना ये खड़ा हो सकेगा। तो कुछ सीटें रिजर्व कर दी गई मुस्लिमों के लिए उस इलाके में जहां मुस्लिमों की आबादी ज्यादा है। इसे कहा गया सेपरेट इलेक्टोरेट, सांप्रदायिक निर्वाचन। यहाँ पे देखिए आप धर्म के हिसाब से, और किस धर्म को बांटा, हिंदू और मुसलमान के नाम पे, कि मुस्लिम जहाँ पे आबादी ज्यादा है, यानी मेजोरिटी देखो ना, 4 में से 3 मुस्लिम है, तो यहाँ से खड़ा भी मुस्लिम होगा और वोट भी मुस्लिम देंगे। मतलब इस व्यक्ति के पास वोट देने का अधिकार भी नहीं है यहाँ पे, और इस व्यक्ति के पास चुनाव लड़ने का यानी इलेक्शन में खड़े होने का भी अधिकार नहीं है। इसे कहा गया सेपरेट इलेक्टोरेट या कम्युनल निर्वाचन। क्लियर हो रहा है सभी को? ये 1909 में दिया गया, क्या क्लियर हुआ कि नहीं, बता दीजिए। यस सर। देखिए उस समय कोई वोटिंग सिस्टम नहीं था। उस समय ये जो सांप्रदायिक निर्वाचन था, ये जो भी है, ये 60 सीटें हैं ना, ये 60 मैक्सिमम, मैंने 60 बोला है एडिशनल मेंबर्स की। 1892 से क्या हुआ था, ये जो एडिशनल मेंबर्स थी, पहले तो ये था कि जो भी एडिशनल मेंबर्स रहेंगे उनको वाइसराय चुनेगा। हमने देखा था 1861 वाले एक्ट में 3 भारतीयों को वाइसराय ने एडिशनल मेंबर्स के रूप में चुना था, जिसमें दीवान थे ग्वालियर के, पटियाला के महाराज थे, और एक और थे, एक और कौन थे, बनारस के राजा। ये 3 लोगों को चुना था। तो 1861 में क्या था, वाइसराय ही चुनता था इन एडिशनल मेंबर्स में। 1892 आते आते यहाँ पे क्या हुआ, सभी लोगों को वाइसराय नहीं चुनेगा, कुछ लोग कहाँ से आएंगे, नीचे प्रांतों से आएंगे, नीचों से प्रांतों से आएंगे। इस तरह राज्यसभा का इलेक्शन होता है ना, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। आम जनता राज्यसभा वाले व्यक्ति को वोट नहीं डालती, जिनको हम चुनते हैं वही राज्यसभा वालों को चुनते हैं। या जिस तरह राष्ट्रपति का चुनाव होता है इनडायरेक्ट, तो यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है। जो एडिशनल मेंबर्स हैं इनमें से कुछ मेंबर्स प्रांतों से आ रहे हैं, प्रोविंसेस से आ रहे हैं, और उन प्रांतों से भी जो आ रहे हैं ना, तो उनमें से कुछ सीट मुस्लिमों के लिए रिजर्व कर दी गई थी। इन एडिशनल मेंबर्स में कुछ सीटें मुस्लिमों के लिए रिजर्व कर दी गई थी, और वो कैसा प्रोसेस था, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन या सेपरेट इलेक्टोरेट या कम्युनल इलेक्टोरेट के रूप में। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कोई खुला चुनाव नहीं हो रहा कि भैया आप आओ वोट दे दो, वोट दे दो, ऐसा नहीं। आम जनता को वोट देने का अधिकार नहीं मिला है। यहाँ पे कुछ खास लोगों को वोट देने का अधिकार मिला था इस एक्ट से, 1909 वाले एक्ट से। और वो खास लोग कौन थे, यहाँ पे खास लोग वो थे जिनके पास कुछ प्रॉपर्टी है, और या इन्होंने कोई निश्चित लेवल की शिक्षा ग्रहण की है, और या फिर जमींदार लैंड लॉर्ड से बिलोंग करते हैं ये। तो कुछ खास लोगों को इसमें इनडायरेक्ट चुनाव वोट देने का भी अधिकार मिला था, लेकिन सबको नहीं मिला था। तो 1909 के पार्लियामेंट्री रिफॉर्म में पहली बात ये कि एडिशनल मेंबर्स की संख्या को 60 कर दिया गया। दूसरा इसमें ये किया गया, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दे दिया गया, सांप्रदायिक दे दिया गया, और यहाँ पे जो सांप्रदायिक रंग था वो मुस्लिमों के लिए था। तीसरी ये बात थी कि ये प्रश्न पूछ सकते हैं, ये वोट डाल सकते हैं, ये सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो मेंबरान हैं उनसे भी सवाल कर सकते हैं। ये सारे अधिकार 1909 के मोहल्ले मिंटो सुधार में दे दिया था। मोहल्ले मिंटो रिफॉर्म्स जब आने वाला था, तो उसके पहले जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग बोल रही थी कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वाइसराय की, इसमें क्या हुआ था, इसमें टोटल 6 लोग थे। इसमें 6 लोग थे। देखो 1909 वाला जो एक्ट है ना, 1909 वाला जो एक्ट था, इसमें यहाँ तक आते आते यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसमें 6 मेंबरान बैठे हुए हैं। तो कांग्रेस ये कह रही थी कि आपके एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक भारतीय को जगह दो ना। देखो भारतीय जो लेजिस्लेटिव काउंसिल उसमें तो आ ही रहे थे, लेकिन जो वॉइस राय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, जिसमें काम का बंटवारा था, मैंने बताया था, रेवेन्यू किसी को बांटा था, किसी को होम बांटा था, किसी को मिलिट्री दिया था, किसी को लॉ दिया था, किसी को फाइनेंस दिया था, और किसी को पब्लिक वर्क्स दिया था। लेकिन भारत इंडियन नेशनल कांग्रेस भी कह रही थी, मुस्लिम लीग भी कह रही थी कि ये जो आपकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है ना, इसमें भारतीयों को जगह दो। तो 1909 में ये हुआ कि पहली बार एक भारतीय को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जगह दी गई। मतलब इस 6 में से एक भारतीय था, और वो जो पहले भारतीय थे उनका नाम था एसपी सिन्हा साहब। क्या नाम था? एसपी सिन्हा या सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले भारतीय हैं जो वाइस राय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर बने थे, यानी इन 6 में से एक भारतीय था। मुस्लिम लीग भी बोल रही थी कि इस 6 में से 2 भारतीय रखो, एक रहेगा हिंदू, एक रहेगा मुस्लिम, लेकिन मुस्लिम लीग की बात मानी नहीं गई। हाँ, अगला जो वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो मेंबर बनेगा वो मुस्लिम ही रहेगा, लेकिन मुस्लिम लीग की ये डिमांड थी कि इस 6 में से 2 पोस्ट तो भारतीयों के लिए होनी चाहिए, एक हिंदू एक मुस्लिम, ये नहीं मानी गई। तो ये था 1909 का मोर्ले मिंटो रिफॉर्म या मोर्ले मिंटो सुधार। क्लियर हो गया हो तो बता दीजिए। यस सर। अब हम कुछ क्रांतिकारी बातें करेंगे, क्रांतिकारी एक्टिविटीज जो हो रही थी उनके बारे में बातें करेंगे। और जो क्रांतिकारी एक्टिविटी है इसको मैं 3 हिस्सों में बताऊंगा आपको। बंगाल में क्या हो रहा था, महाराष्ट्र में क्या हो रहा था, और पंजाब में क्या हो रहा था। ठीक है, तो पहले हम शुरू करते हैं बंगाल में क्रांतिकारी में क्या हो रहा था। हमने बताया था 1902 में एक अनुशीलन समिति बनी थी। ये कहाँ की मैं बात कर रहा हूँ? बंगाल की। इसको चाहे तो मिटा देता हूँ, कंफ्यूजन ना रहे।
1902 में अनुशूलन समिति बनी थी और ये समिति का मेन काम ये था कि भाई अंग्रेजों को बात तो समझ में आती नहीं है, लात समझ में आती है, तो उनको वही मारो, यानी इनकी जुबान से इनसे बात करो। तो अनुशूलन समिति बनी थी 1902 में बंगाल में और इनका मेन काम ये था कि हमें क्या चाहिए, हमें बंदूक चाहिए और हमें बम चाहिए, इसी से तो हम अंग्रेजों को पीट पाएंगे। तो धीमे धीमे ये काम कर रही थी, ये फ्रांस से, ये रशिया से ट्रेनिंग लेके आ रहे थे। उसी बीच क्या होता है, 1905 में क्या हो जाता है, बंगाल पार्टीशन हो जाता है। और जब ये बंगाल पार्टीशन होता है तो सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ होती है, बंगाल में। बंगाल में अनुशीलन समिति थी, तो यहाँ पे ये जो समिति थी ना, ये बहुत ज्यादा रेडिकल हो जाती, बहुत ज्यादा अपनी शाखाएं खोल लेती हैं और बहुत तेजी से लोगों को रिक्रूटमेंट होता है और लोगों को भी समझ में आता है कि अंग्रेज हमारे साथ गलत कर रहा है, तो अंग्रेज को उनकी भाषा में समझाना चाहिए। तो ये जो अनुशूलन समिति है, ये समिति ने, इनका मेन काम ये था कि पहले बंदूक की इकट्ठा करो, बम की इकट्ठा, मतलब बम बनाओ, बंदूक इकट्ठा करो। इसके लिए इनको चाहिए था पैसा। क्या चाहिए था, पैसा। हर क्रांतिकारी काम के लिए पैसा चाहिए, तो पैसा कहाँ से मिलेगा, उस समय बैंक तो लोन देता नहीं था। ये पैसा ये क्या करते थे, लूटते थे। ये पूरे देश की बात मैं कर रहा हूँ। ये पैसा कैसे आएगा, लूटेंगे। और लूटेंगे क्या, अंग्रेजों की जो खजाने हैं, अंग्रेजों की जो गाड़ी है उसको लूटेंगे, उनकी ट्रेन लूटेंगे। और जब ये लूटा करते थे तो एक लेटर छोड़ के चले जाते थे, एक लव लेटर छोड़ के चले जाते थे। कहते थे कि ये जो हम पैसा लूट रहे हैं, ये देश के लिए लूट रहे हैं, और जब आजाद भारत होगा तब हम ये पैसा लौटा देंगे यहाँ की जनता को। तो बाकायदा लिख के जाते थे ये चिट्ठी पत्री कि भैया हम ये पैसा क्यों लूट रहे हैं। ठीक है, तो लूटा, पर्याप्त लूट हो रही थी, बंदूकें बनाई जा रही थी, बम बनाए जा रहे थे और यहाँ पे काम धाम हो रहा था और लोगों को मारा जा रहा था। लोग मतलब अंग्रेजों को मारा जा रहा था, अंग्रेज ऑफिसर्स को मारा जा रहा था, अंग्रेजों को ये जो बिल्डिंग्स है उनको खत्म या डिस्ट्रॉय कर रहे थे। इसी अनुशीलन समिति में एक व्यक्ति आएगा, वैसे तो आएंगे बहुत सारे लोग, इसमें मैंने बरिंद्र नाथ घोष का नाम बता दिया था। इसमें हम जिसकी बात कर रहे हैं उसका नाम है खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। ठीक है, ये जो बच्चे, ये दो लोग हैं, असल में इन लोग, ये जो अनुशीलन समिति में जो लोग जुड़े रहते थे, क्रांतिकारी लोग, इन लोगों को काम दिया था कि भाई आज आपको इसको मारना है, आज आपको इसको मारना है, सबको टास्क मिलता था। तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकू को एक टास्क मिला था कि एक मुजफ्फरपुर का, ये आप लोग देख लेना, ये तो ब्लूसैंड में दिखा दूंगा, मुजफ्फरपुर का एक मजिस्ट्रेट था, उसका नाम क्या देख लेंगे। ये क्या था, ये एक था जज अंग्रेज, लेकिन ये छोटी छोटी बातों में भारतीय लोगों को सजाए मौत और आजीवन कारावास देता था। तो भाई लोग भड़क गए कि यार ये छोटे छोटे जो हम अपराध कर रहे हैं उसमें उससे भारतीयों को क्या दुश्मनी है, लेकिन ये ऐसा करता था। मुजफ्फरपुर का जो मजिस्ट्रेट था वो ऐसा करता था। तो इन लोगों ने बोला यार इसको मारेंगे। तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने क्या किया, इन्होंने पता किया ये जा कहाँ रहा है, तो मालूम चला कि इसकी एक बग्घी है, उससे ये निकल रहा है। लेकिन वो इन्फॉर्मेशन गलत हो गई। इन्होंने जो बग्घी उड़ाई, उस बग्घी में ये नहीं बैठा था, मुजफ्फरपुर का जो मजिस्ट्रेट था वो नहीं बैठा था, और उसमें दो महिलाएं बैठी थी, वो मर गई। जब वो मर गई तो भैया इनको बड़ा अफसोस हुआ खुदीराम बोस प्रफुल्ल चाकी को, यार क्या किया जाए। तो प्रफुल्ल चाकी ने सुसाइड कर लिया, अपने आप को अपनी गोली से, बंदूक से मार लिया। और जो खुदीराम बोस है, खुदीराम बोस वहां से भाग गए और उसके बाद कहते हैं कि एक चाय की दुकान में पानी मांगा था, वहां पुलिस वाले भी खड़े थे, पुलिस वालों ने खुदीराम बोस के कमर में देखा बंदूक लगी हुई है और उन्होंने पकड़ लिया खुदीराम बोस को, और सिर्फ 17 साल की उम्र में इस लड़के को फांसी दे दी गई। यंगेस्ट है, क्रांतिकारी है जो इतनी कम उम्र में फांसी चढ़ गया, खुदीराम बोस, नाम ध्यान रखना खुदीराम बोस का। तो मुजफ्फरपुर के जो मजिस्ट्रेट थे उनको मारने के अपराध में ये क्या हुए थे, इनको फांसी दी गई थी, इन्होंने अपने आप को क्या कर लिया था, गोली मार ली थी। तो अनुशीलन समिति जो है, और उसके बाद जब हमने देखा है कि जिसे हमने कहा कि स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था, बॉयकॉट मूवमेंट चल रहा था, कांग्रेस स्प्लिट हो गई थी, तो उसके बाद तो अंग्रेजों ने धूमधाम मचा दी, बड़े बड़े लीडर्स को पकड़ के जेल में डाल दिया। तो अल्टीमेटली अनुशीलन समिति वाला जो कॉन्सेप्ट है खत्म हो गया, धीमे धीमे बंद हो गया। वैसे 1911 तक ये धूमधाम करते रहे, लेकिन ये बड़े लीडर्स जो थे वो जेल में बंद हो गए थे, चले गए थे, और इन पर एक केस भी चला था जिसको हम कहते हैं अलीपुर कॉन्स्पिरेसी, अलीपुर षड्यंत्र केस। अलीपुर एक जगह है कलकत्ता में, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी चली थी। लूसेंट का भी मैं टेबल दिखाऊंगा, बता दूंगा, मैं तो आपको कहानी समझा रहा हूँ। क्लियर हुई बंगाल की क्रांतिकारी एक्टिविटीज? जी सर। सर प्रफुल्ल चाकी कौन थे? प्रफुल्ल चाकी इन्हीं के साथ थे, खुदीराम बोस के साथ थे। इन लोगों ने मुजफ्फरपुर का जो मजिस्ट्रेट था उसको मारने का प्लान बनाया था, लेकिन गलती से कोई और मर गया। दो महिलाएं थी उस गाड़ी में, वो मर गई। प्रफुल्ल चाकी ने अपनी बंदूक से अपने आप को गोली मार ली थी, जैसे आजाद ने मारी थी ना, वैसे इन्होंने मार ली थी। और खुदीराम बोस पकड़े गए थे, इनको फांसी दे दी गई थी। सिर्फ 17 साल की उम्र में ये व्यक्ति फांसी चढ़ गया था। ओके सर। देखो मैं इसलिए कहानी बता रहा हूँ कि लूसेंट में तो सिर्फ नाम लिखा हुआ है, आप नाम पढ़ोगे कंफ्यूज हो जाओगे, थोड़ी सी कहानी बता रहे हैं ना तो कंफ्यूज नहीं होगे। और सारा खेल यही है कि एग्जाम में 4 ऑप्शन में से हम सही ऑप्शन तक पहुंच जाए।
और ये जो अनुशीलन समिति की मैं कहानी बता रहा था ना, इन समिति के अंदर ही क्या किया जा रहा था, एक पत्रिका छप रही थी, इसका नाम था युगांतर पत्रिका। युगांतर पत्रिका, कहीं कहीं इसको युगांतर भी कहा जा रहा था। ये बंगाल से छप रही थी और इसका टाइम यही है 1906 से 1911 का। जब मैं गदर मूवमेंट पढ़ाऊंगा ना आपको, तब मैं बताऊंगा युगांतर नाम का एक आश्रम खुल रहा था। युगांतर नाम से एक पत्रिका भी निकली है, लेकिन बंगाल में निकली है, अनुशीलन समिति के तत्वाधान में निकल रही थी, है ना। लेकिन युगांतर नाम से एक आश्रम खुल रहा था, दुनिया भर में खुल रहा था। ये कौन खोल रहे थे? गदर पार्टी वाले, वो मैं बताऊंगा, तो कंफ्यूज नहीं होना। युगांतर युगांतर एक चीज है। बंगाल में युगांतर युगांतर नाम से पत्रिका छप रही थी और देशभक्ति की बात बता रही थी कि अंग्रेज क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये पत्रिका है बंगाल की। और युगांतर युगांतर नाम से एक आश्रम भी खुलेगा, वो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, हमने बंगाल देख लिया, अब चलते थोड़ा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे बड़े नाम आता है तिलक का। तिलक ने क्या किया? 1893 में गणेश उत्सव की शुरुआत करी। 1896 में शिवाजी उत्सव की शुरुआत की, ठीक है, क्योंकि ये गरम दल के नेता थे, तो ये तो लोगों को जोड़ ही रहे थे। उसके बाद इन्होंने 2 पेपर निकाले थे, एक का नाम था महारट्टा, आम भाषा में उसको मराठा कह देते हैं, और एक का नाम था केसरी। महारट्टा जो था वो इंग्लिश में था, हम लोग उसमें किताब में लिखा होगा मराठा, लेकिन इसको इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं। और केसरी जो था ये मराठी में था। और इन पेपरों में ये सब लिखा करते थे कि भैया अंग्रेजों ने क्या गलत किया, हमें अंग्रेजों के साथ क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अच्छा, इसी में इनका एक जो पेपर था केसरी नाम का पेपर, इस पेपर में इन्होंने एक बात लिखी थी कि भाई गीता में कहा गया है कि जो गलत काम करे उसको मारना चाहिए, हमारे धर्म में भी ये बताया गया, ऐसी कुछ इन्होंने बात कही थी। 1897 का समय था, पूना में फैला हुआ था प्लेग। क्या फैला हुआ था? पूना में प्लेग फैला हुआ था, प्लेग। जिस तरह अभी कोविड फैला हुआ, उस तरह प्लेग फैला हुआ था 1897 में। और प्लेग किससे होता है? चूहे से होता है। ये भी महामारी थी, दुनिया में तीसरी महामारी आई थी प्लेग की, और ये एक तरह से साफ करती थी, लोगों को साफ कर देती थी। तो यहाँ पे एक ये प्लेग कमिश्नर को नियुक्त किया गया, प्लेग कमिश्नर। इसका नाम था रैंड, इसका नाम था रैंड। इसको पुणे में अपॉइंट किया गया कि भैया तुम पुणे को संभालो, पुणे में प्लेग फैला हुआ, बहुत लोग मर रहे हैं। तो रैंड ने बहुत सारे कानून निकाल दिए कि भाई जो भी प्लेग से ग्रसित है उसको पकड़ो, उसको कहाँ रखो, उसको क्वारंटीन सेंटर ले जाओ, काम झाम करो। लेकिन इसके जो लोग थे, इसके जो सैनिक थे, इसके जो इसके एम्प्लॉयज थे, ये लोगों के घर में घुसते थे तो अपने बाप का माल समझते थे। किसी के भी घर में घुस रहे हैं, तोड़फोड़ मचा रहे हैं, मरीज को लेने आए हैं तो पूरे घर में घुस जा रहे हैं, रात में दिन में लात मार के घुस रहे हैं, कोई प्राइवेट चीज ही नहीं है, लोगों की निष्ठा का हनन हो रहा है। तो लोग बड़े गुस्सा हो गए। और इनका जो रवैया था ये अंग्रेजों का, भाई क्या कर क्या रहे थे? भाई प्लेग फैला हुआ, हम लोगों को बचाने आए हैं। लेकिन उनका जो रवैया था ऐसा था कि हम इनके गुलाम हैं। तो तिलक का दिमाग खराब हुआ, तिलक ने केसरी में ऐसा कुछ लिख दिया। लेकिन लिखा उन्होंने गीता की बात थी कि यार ऐसा ऐसा होना चाहिए, कृष्ण ने भी कह रखा है कि जो गलत करे, चाहे वो किसी भी धर्म का, जाति का हो, किसी भी संबंध का हो, उसको मारो। और इनकी बात सुनकर दो भाई थे, उनका नाम था चापेकर, चापेकर बंधु। चापेकर बंधु का दिमाग खराब हुआ और इन्होंने इनके जो अखबार में वो बात लिखी थी, उस बात से प्रभावित होकर 1 हफ्ते बाद इस रैंड को मार दिया, रैंड की हत्या कर दी। चापेकर बंधु ने इस रैंड को ही मार दिया, ठीक है। तो बाद में चापेकर बंधुओं को तो जेल, मतलब ट्रायल चला, फिर इनको सजा दे दी गई, टांग दिया गया। और तिलक को बोला गया यार ये लोग इतना एक्साइट कैसे हुए? तो मालूम चला ये तिलक ने अपनी केसरी पत्रिका में 6 दिन पहले ऐसी कुछ बात लिखी थी जिससे चापेकर बंधु एक्साइट हो गए। तो तिलक को उठा के जेल में डाल दिया गया। तिलक को 6 साल की जेल हो गई। मतलब तिलक पहले भी जेल जा चुके थे और अभी स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट में फिर ये जेल जाएंगे, और तब तो मंडले जाएंगे, ठीक है। तो ये तिलक का और चापेकर बंधु 1897, पूना, प्लेग, रैंड कौन था, कमिश्नर था, क्या हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं, बता दीजिए। जी सर। यस सर। अब महाराष्ट्र में हम चलते हैं सावरकर बंधु के पास। सावरकर बंधु, सावरकर 2 लोग हैं, एक छोटा भाई, एक बड़ा भाई। जो छोटा भाई है उसका नाम है विनायक, इसको आप सभी लोग जानते हैं, विनायक दामोदर सावरकर। और बड़े भाई का नाम था गणेश, ठीक। विनायक को तो आप सभी जानते हैं, विनायक दामोदर सावरकर जो है, इन्होंने एक किताब छापी। पहले इन्होंने क्या किया ये देखते हैं। इन्होंने अपने भाई के साथ मिलके मेरे ख्याल से 1899 में एक संगठन खोला था, इसका नाम था मित्र मेला। मित्र मेला में यही था कि यार ये क्रांतिकारी एक्टिविटीज को कर रहे थे, लोगों को इकट्ठा कर रहे थे, भैया अंग्रेजों को हमें मारना है, उनको भगाना है। उसके बाद कुछ समय बाद इन लोगों ने, मेरे ख्याल से 1904 में, इन्होंने एक नया संगठन खोला, इसका नाम था अभिनव भारत। देखो ये जो विनायक दामोदर सावरकर, ये छोटा भाई था और यही सब काम कर रहे थे, गणेश तो उनका साथ दे रहे थे। तो हमने देखा
विनायक दामोदर सावरकर ने मित्र मेला खोली, 1904 में इन्होंने अभिनव भारत खोला। उसके बाद क्या हुआ, धीमे धीमे जब यहाँ पे शिकंजा कसने लगा, अच्छा यहाँ पे जब शिकंजा कसने लगा तो ये चले गए कहाँ, लंदन चले गए, ये लंदन चले गए। कहाँ चले गए, लंदन। और लंदन चले गए तो वहां पे एक इंडिया हाउस नाम से एक संस्था थी, इंडिया हाउस नाम से। ये संस्था लंदन में खुली हुई थी और श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इसके मेन आदमी थे। इसके साथ यहाँ पे इनको लाला हरदयाल भी मिले, मदन लाल ढींगरा, ये सब मिले यहाँ पे, और यहाँ पे बड़ा प्रभावित हुए। ये जब वहाँ लंदन गए, इंडिया हाउस में रहे, वहाँ पे जाना समझा, तो उनको मालूम चला कि देश दुनिया में क्या क्या हो रहा है यार, हमें कैसे अंग्रेजों से लड़ना है। बहुत सारे जो इंटरनेशनल फ्रीडम फाइटर्स थे उनकी जीवनी से प्रभावित हुए। फिर जब ये वापस यहाँ पे आए तो इन्होंने इनका जो अभिनव भारत था, इनमें बहुत सारे लोग जुड़ गए थे और इनका भी यही था कि यहाँ पे लोगों को पकड़ो और मारो, यानी जो गलत कर रहा है अंग्रेज उसको मारो। फिर इनके साथ क्या हुआ, एक अधिकारी था, उसका नाम था जैक्सन अधिकारी था। ठीक है, ये जैक्सन अधिकारी वहां पे आया था, मेरे ख्याल से वहां का कमिश्नर था या क्या था। ठीक है, ये नासिक का था। कहाँ का जैक्सन, कहाँ था, नासिक में पदस्थ था। तो जैक्सन को इनकी जो अभिनव भारत की टीम थी इसने मार दिया। जब मार दिया तो भैया जैक्सन मर गया तो अंग्रेज हरकत में आ गए। अंग्रेजों ने पता किया किसने किया है, तो मालूम चला कि भाई अभिनव भारत ने किया है। तो अभिनव भारत के 38 लोगों को पकड़ लिया गया। और जब 38 लोगों को पकड़ा गया तो मालूम चला कि 38 लोगों का लीडर कौन है, तो मालूम चला ये विनायक दामोदर सावरकर लीडर है, ये भी पकड़ा गया था इसमें। तब क्या हुआ, इनको सबको जेल में डाला गया। विनायक सावरकर को बोला, दो अलग अलग केस में बोला कि तुम्हें 25-25 साल की जेल हो गई, मतलब कुल कितने साल की जेल हो गई, 50 साल की जेल हो गई। और इन भाई को उठा के कहाँ भेज दिया, काला पानी में। काला पानी यानी अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल में। वहां ये 50 साल के लिए चले गए थे। 1911 में इनको फैसला आ गया कि इनको जेल में भेज दिया जाए। अब क्या हुआ, ये जो मैंने कांड बताया कि नासिक में जैक्सन था, उसको मारा गया, इसको कहते हैं नासिक षड्यंत्र केस। नासिक षड्यंत्र केस, नासिक कॉन्स्पिरेसी, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी। अब ना वो जो आपकी थी कौन सा मैंने अभी संगठन बताया था, अनुशीलन समिति से जुड़े हुए लोग थे, वो अलीपुर कॉन्स्पिरेसी थी। ठीक है, उसका एक और नाम है मानिक टोला। ये सब पढ़ोगे, लुसेंट में पढ़ते हो तो मालूम चल जाएगा। विनायक दामोदर सावरकर को किसने पकड़ा गया था, नासिक षड्यंत्र केस में। नासिक में कौन मरा था, जैक्सन मरा था। पुणे में कौन मरा, रैंड मरा। रैंड कौन था, प्लेग कमिश्नर। मेरी बात क्लियर हो रही है कि नहीं, बता दीजिए। जी सर। अब इनको 50 साल की जेल हो गई, लेकिन ये 50 साल की जेल छोड़िए, 10 साल के अंदर ये बाहर निकल गए। क्यों, क्योंकि इन्होंने खूब माफीनामा लिखा। हर 5वें-8वें दिन अंग्रेजों को लिखते थे, सॉरी सर, छोड़ दो सर। इतना माफीनामा लिखा कि 10 साल की जेल के बाद ही वापस आ गए। ठीक है, और बाद में उसके बाद इन्होंने अपने 1937 से 1943 तक ये हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे। और उसके बाद इन्होंने फिर हिंदुत्व की बातें करना, एक किताब लिखी थी हिंदुत्व नाम से, जो आजकल बड़ा बीजेपी की आइडियोलॉजी चल रही है। हिंदुत्व नाम की किताब लिखी, गाय के बारे में बहुत कुछ लिखा इन्होंने, बहुत सारी बात की। ये आदमी एक चीज के लिए और जाना जाता है, विनायक दामोदर सावरकर। क्या, ये जब यहाँ गया था, इंडिया हाउस गया था, जब लंदन गया था यहाँ से भाग के, 1903-4 की बात में कर रहा हूँ, यानी अभिनव भारत पे जब ज्यादा कड़ाई हो गई, तो इसने वहां पे लाइब्रेरी में घूम घूम के पढ़ा और पता किया यार हमारा 1857 क्रांति बहुत बड़ा रिवोल्ट हुआ था और उसका कोई किताब नहीं है। तो इसने किताब निकाली, क्या, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये जो इस नाम से इन्होंने किताब निकाली थी 1857 की क्रांति के लिए। और भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का जो टाइटल है ना, विनायक दामोदर सावरकर ने दिया था। इन्होंने वहां की लाइब्रेरी में जो भी किताब इससे जुड़े हुए डेटा थे उसको इकट्ठा किया, फिर एक किताब निकाल दी। और कहते थे उस समय ये जो किताब थी ना, ये क्रांतिकारियों के लिए गीता थी। मतलब हर क्रांतिकारी इस किताब को पढ़ता था और जोशीला महसूस करता था कि यार आज से 50 साल पहले लोग ऐसा ऐसा करके चले गए, हम क्यों नहीं कर सकते। तो विनायक दामोदर सावरकर जो है 10 साल बाद सेलुलर जेल से बाहर वापस निकल आए। उसके बाद इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ ज्यादा काम करना बंद कर दिया और हिंदू महासभा से जुड़े रहे। उसके बाद हम देखते हैं कि इनकी जो आइडियोलॉजी है वो आरएसएस भी प्रमोट करता है। जो भी और बातें हैं वो अलग चीज है, डिबेटेबल बात है। तो विनायक जी का चैप्टर यहाँ क्लोज हो गया। दो भाई थे, इनको सावरकर बंधु कहा जाता है। सावरकर बंधु में एक तो विनायक साहब है और एक गणेश साहब है। ये जो अभिनव भारत है ना, ये भारत में भी खुली थी, लंदन में भी खुली थी। जब ये लंदन गए विनायक भाई, तो इन्होंने लंदन में भी इसकी ब्रांच खोली। तो अभिनव भारत लंदन में भी खुला है एक ब्रांच, एक ब्रांच तो भारत में ही खुली है। सबसे पहले मित्र मेला खोला था, फिर अभिनव भारत खोला। अब हम चलते पंजाब। पंजाब में क्या था, पंजाब की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 5 नदियां हैं, निकलती हैं। और इस पंजाब में ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया था, ये आज का मोटे तौर पे आपका भारत और इधर वाला पाकिस्तान है। तो जो वेस्टर्न पंजाब है, वहां पे नदियां तो बहुत सारी है, लेकिन वहां पे बारिश कम होती है, इसलिए वहां पे खेती कम होती है। यानी होती थी उस समय, खेती कम होती थी। और यहाँ पे बारिश अच्छी होती थी इस वाले हिस्से में,
और इसको हम मोटे तौर पे मालवा वाला हिस्सा कहते हैं, और यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक था। तो वहाँ का जो उस समय अंग्रेज लोग थे, उन्होंने ऑफिसर थे, उन्होंने सोचा यार नदियां तो यहाँ बहुत सारी हैं, क्यों ना इस इलाके में जहाँ बारिश कम होती है यहाँ पे हम कई सारी नहर निकाल दें। इस नहर से यहाँ पे जो जमीन है वो बंजर से उपजाऊ हो जाएगी और यहाँ भी लोग रहेंगे और यहाँ से हमें टैक्स मिलेगा। तो यहाँ पे अंग्रेजों ने नहर निकाल दी, और जब नहर निकाल दी तो इधर की जो जमीन है वेस्टर्न पंजाब की, ये भी क्या हो गई, फर्टाइल हो गई, और यहाँ पे बहुत सारे लोग बसने भी लग गए। फिर क्या हुआ, अंग्रेजों ने इन पर टैक्स लगा दिया, बहुत सारा टैक्स लगा दिया, भाई हमने तो यहाँ पे नहर बनाई है, आप लोगों को मुनाफा हो रहा है, आप टैक्स दो। जब ये टैक्स इतना ज्यादा लगा दिया और बढ़ा दिया तो यहाँ के जो किसान थे ना ये भड़क गए। किसान क्या हो गए, भड़क गए, बोले यार हम तो लड़ेंगे। अब इनका जो गुस्सा था, इनके गुस्से को दो लोगों ने हवा दी। एक का नाम था लाला लाजपत राय, और एक जो व्यक्ति थे उनका नाम था अजीत सिंह। ठीक है, इन लोगों ने अपने अपने पत्र निकाले। इन्होंने जो अखबार निकाला उसका नाम था भारत माता। जैसे जो अजीत सिंह ने भगत सिंह के चाचा थे, और जो लाला जी थे इनका पेपर का नाम था, मेरे ख्याल से देख लेना क्या था इनकी पत्रिका का नाम। इन लोगों ने पेपर निकालना शुरू किया और लोगों को बताना शुरू किया कि अंग्रेज आपके साथ क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। मतलब एक तरह से पंजाब की जो क्रांतिकारी काम है ये लोग यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। और इस समय क्या हो रहा था, बहुत सारे लोग यहाँ से पंजाब से विदेशों में भी जा रहे थे, और वहां पे जो कनाडा था या फिर यूएसए थे वहां भी जाके बस रहे थे। तो लाला जी थे और जो अजीत सिंह थे, इन लोगों ने यहाँ पे क्रांतिकारी एक्टिविटीज को काम दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि 1912 में उस समय का जो वॉइस राय था उसका नाम था हार्डिंग। क्या नाम था, हार्डिंग सेकंड। हाँ, पंजाब केसरी है ना, स्टैटिक। और वैसे भी इनको पंजाब का शेर कहते थे, इनकी पत्रिका का नाम भी पंजाब केसरी था। तो उस 1912 में जो हार्डिंग नाम का वॉइस राय था, तो 1912 में क्या हो रहा था, कलकत्ता से राजधानी कहाँ आ रही थी, दिल्ली आ रही थी, ट्रांसफर हो रहा था ना। 1911 में वो जो जॉर्ज पंचम थे राजा, उन्होंने घोषणा कर दी थी कि भैया आप दिल्ली ट्रांसफर होगी। जब ट्रांसफर हो रही थी तो लॉर्ड हार्डिंग था उस समय देश का वॉइस राय, इसके काफिले पे हमला कर दिया गया था। इसको मारने की कोशिश की गई थी, ये मरा नहीं, बच गया, लेकिन इस पे हमला हुआ और उस समय के वायसराय पे हमला हुआ। तो मालूम चला किसने हमला किया, तो पता चला ये जो इन पे जो हमला हुआ है ना, ये जो पंजाब के क्रांतिकारी लोग हैं, इन लोगों की टीम ने हमला किया है, और इनका सपोर्ट कर रहे थे बंगाल की क्रांतिकारी टीम। तो लॉर्ड हार्डिंग पे जो हमला हुआ था, जिसको दिल्ली, इसको क्या कहेंगे, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी, दिल्ली षड्यंत्र 1912 का। ये जितने षड्यंत्र है ना, इनको एक बार पढ़ के चले आना, कहानी में समझा रहा हूँ। कोई दिल्ली षड्यंत्र है, कोई नासिक षड्यंत्र है, कोई अलीपुर षड्यंत्र है। और यहाँ पे हार्डिंग पे हमला हुआ था, हार्डिंग बच गया था, लेकिन यहाँ पे सबसे मेन जो कल्प्रिट थे वो कौन थे, ये लोग थे, कौन, पंजाब के रिवॉल्यूशनरी थे। सबको पकड़ के जेल में डाल दिया गया और बाद में सबको टांग दिया गया, सबको मार दिया गया। कौन मरा उनके बारे में आपको जानना नहीं है, लेकिन आप ये जानिए कि पंजाब के जो क्रांतिकारी एक्टिविटीज थी वो मोस्टली कैसी थी, वो किसानों से जुड़ी हुई थी। किसान परेशान हुआ था, एग्रीगेरियन एक तरह से दिक्कत थी, टैक्स बढ़ा दिया गया। तो इन दोनों को हवा दी थी लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने। अजीत सिंह को भी कई बार जेल हुई, लाला जी को भी कई बार जेल हुई। और लाला जी के बारे में मैंने बताया था, स्वदेशी मूवमेंट के बाद ये भाग के कहाँ चले गए थे, ब्रिटेन, मैंने आपको बताया था। और ब्रिटेन के बाद ये भाग के कहाँ चले गए थे, अमेरिका। और वहां से ये फिर शिवाजी की जीवनी का अनुवाद कर रहे थे, उसके बाद गैरीबाल्डी की जीवनी का अनुवाद कर रहे थे, मैजनी की जीवनी का अनुवाद कर रहे थे। ये शायद मेरे ख्याल से पीएससी में किसी बार पूछ चुका है 1-2 साल पहले। तो लाला जी यहाँ से भाग गए थे और बाद में लाला जी वापस भी आएंगे, ठीक है। और लाला जी के साथ फिर लाठी चलेगी और लाठी से इनकी मृत्यु होगी, वो सब बताएंगे। तो ये अभी जो मैंने आपको बताया पंजाब की रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी से क्लियर हुई कि नहीं, बता दीजिए। यस सर। अब लुसेंट के पेज में वापस चलते हैं। देखो, मित्र मेला कहाँ खुला है, नासिक में, बाद में पूना में चले गए। सावरकर ब्रदर्स की बात आई है। सावरकर ब्रदर में कौन, विनायक दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर। अनुशीलन समिति 1902 में बनी थी, और इसकी पूरी कहानी मैंने आपको समझा दी क्या क्या हुआ, ये तो बहुत छोटी बात है। अभिनव भारत इन्हीं लोगों ने खोली थी पूना में 1904 में, ठीक है। और यहाँ पे विक्रम जो गलत है, शब्द गलत है भैया, विक्रम गलत लिखा है यहाँ पे विनायक दामोदर सावरकर है, वीडी सावरकर का विनायक दामोदर सावरकर है, ठीक है। अनुशीलन समिति ने कई सारी ब्रांचेस खोली थी, एक ढाका में भी खुल गई थी, एक कलकत्ता में खुली हुई थी। ये सब वही लोग हैं, कम से कम 200 से अधिक ब्रांचेस खोली थी अनुशीलन समिति ने। और मैं बोल रहा हूँ 1902 से 1911 तक धूमधाम मचाई थी, और 12 तक।
1912 में जो हार्डिंग पे हमला हुआ था ना, उसमें आया था कि बंगाल के जो अनुशीलन समिति के लोग हैं, इन लोगों ने भी साथ दिया पंजाबियों का, यानी पंजाब के रिवॉल्यूशनरीज का। भारत माता, भारत माता का नाम से पेपर में निकाला था अजीत सिंह ने। तो ठीक है, अब भारत माता जब भी आए तो अजीत सिंह का नाम याद कर लेना। और अजीत सिंह कौन है? पंजाब वाले। HSRA ये मैं बता दूंगा, ये भगत सिंह वाले टाइम में आएंगे। ये तीनों जो चीज है ना, भगत सिंह वाले टाइम पे आएंगे, इनको समझाऊंगा अभी। अच्छा, इंडिया हाउस की मैंने बात की, श्याम जी कृष्ण वर्मा 1904, इसकी कहानी मैंने बता दी। सारे क्रांतिकारी भाग के वहीं जाते थे। ये पूरा एक समझ लो घर था बड़ा सा, ये बहुत बड़ा घर था लंदन में, इंडिया हाउस नाम से, और वहां पे सारे क्रांतिकारी मिला करते थे। अभिनव भारत, ये लंदन में भी खोला था, विनायक दामोदर ने, विनायक है यार, विक्रम गलत लिखा है बार बार। ठीक है। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो है, ये तारकनाथ दास ने, इनकी कहानी मैं बताऊंगा कौन है। तारकनाथ दास और लाला हरदयाल कौन है, सब मैं बताऊंगा अभी, गदर पार्टी वाली। ये इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, ये सब बता दूंगा। ठीक है। और देखें, और नीचे क्या लिखा है। हाँ, आ जाओ यार, आ जाओ। जैसे देखिए, मर्डर ऑफ रैंड एंड अमहर्स्ट, ये प्लेग कमिश्नर थे। इनको मारा, क्यों मारा, कहानी मैंने समझा दी आप लोगों को, है ना। उसके बाद किंग्सफोर्ड, ये मुजफ्फरपुर का जो जज था ना, उसका नाम नहीं याद आ रहा था मुझे, इसका नाम था किंग्सफोर्ड। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मारा, मतलब कोशिश की थी, मरा ये नहीं था, मरी 2 महिलाएं थी। ये जो मनिक तल्ला है ना, मनिक ताला मतलब एक जगह का नाम था, इसी को अलीपुर भी कहते हैं। असल में क्या था, अलीपुर शहर का नाम था, मनिक ताला उस मोहल्ले का नाम था। यहाँ पे बहुत बड़ा एक घर बनाया गया था, वहां पे सारे क्रांतिकारी लोग रहा करते थे। ये सब लोग अनुशीलन समिति से जुड़े हुए लोग थे। तो मनिक तल्ला, अनुशीलन समिति, अलीपुर, सब एक ही चीज है। ये जैक्सन को मारा था नासिक में, अनंत करकरे ने मारा था, लेकिन इसका मेन लीडर कौन था? विनायक दामोदर सावरकर। इसी को क्या कहते हैं? नासिक कॉन्स्पिरेसी कहते हैं, नासिक कॉन्स्पिरेसी। कर्जन वाइली को लंदन में मारा गया था मदन लाल ठीकरा ने, ये बता देंगे, ये कुछ बड़ी बात नहीं है। हार्डिंग पे हमला अटेम्प्ट हुआ था, इसको दिल्ली बॉम्ब केस कहते हैं, दिल्ली षड्यंत्र केस कहते हैं। यहाँ पे रास बिहारी बोस, हाँ ये नाम मैं मिस कर रहा था, रास बिहारी बोस साहब का। इसमें रास बिहारी बोस साहब का नाम आया था। और रास बिहारी बोस के बारे में बात करनी, बहुत लेजेंडरी फिगर है हमारे, है ना। तो दिल्ली में सब 1912 में, तो 1912 में क्यों हुआ था? राजधानी ट्रांसफर हो रही थी, हार्डिंग का काफिला जब दिल्ली में था, और दिल्ली में भी जो एरिया है चांदनी चौक का, वहां पे इस पर अटेम्प्ट हुआ था हमला। बच गया था हार्डिंग, लेकिन बाकी लोग मारे गए थे, इसके साथ ही मारे गए थे। तो लुसेंट आप हजारों बार पढ़ो, लेकिन हजारों बार भूल जाओगे, क्योंकि ये इनका काम क्या है, छोटे से पेज में बता देना है। अब आपको याद हो नहीं हो, ठीक है। इसलिए किताब बिकती भी ज्यादा है कि बहुत छोटी किताब है। तो अब हम लोग चले किसमें, गदर पार्टी पढ़ लेते हैं ना, गदर पार्टी देखना है। गदर गदर गदर, अब क्या है गदर? गदर मूवमेंट, एक तो गदर नाम की मूवी है सनी देओल की, जिसमें हैंडपंप उखाड़ लेता है वो। गदर मतलब होता है रिवॉल्ट। गदर का अर्थ ही होता है रिवॉल्ट करना, विद्रोह करना। अब ये क्या है, थोड़ा हम चलेंगे नॉर्थ अमेरिका बनाएंगे। नॉर्थ अमेरिका में ये जो ऊपर वाला हिस्सा ये कनाडा है, और ये जो हिस्सा यूएसए है, और ये जो हिस्सा है मैक्सिको है। अब मैंने बताया भारत से बहुत सारे लोग कनाडा में शिफ्ट हो रहे थे, और बहुत समय से शिफ्ट हो रहे थे। पहले तो अंग्रेजी यहाँ ले गए। कनाडा में क्या प्लांटेशन क्रॉप्स बहुत होती है यहाँ पे, जो गन्ना है उसकी फसल बहुत ज्यादा होती है, रबर की फसल बहुत ज्यादा होती है, तो बहुत सारे भारतीयों को ले गए अंग्रेजों ने। यहाँ बस रहे थे बहुत सारे पंजाबी बस रहे थे, पंजाबी मेहनती लोग थे। और उन्हीं के नाती पोते आज हनी सिंह और पता नहीं और कौन कौन गायक के रूप में आ जाके लॉन्च कर रहे हैं गाना। बहुत से लोग, और बहुत से ऐसे आर्मी लोग थे, आर्मी से रिटायर हो रहे थे, पंजाबी खासकर, वो सोच रहे थे कि अच्छी जीवन कहाँ जिया जाए, तो मालूम चला कनाडा बसते। कनाडा बहुत अच्छा शहर है, आज भी बहुत अच्छा देश है, बसने के लिए बहुत अच्छा कंट्री है। आपको पता होगा हमारे जो अक्षय कुमार साहब है, वो भी भारतीय नहीं है, वो कनाडा की नागरिकता ले लिए। वो भी कैनेडियन है, विदेशी आदमी है वो। इसीलिए अपनी सिटीजनशिप हमेशा प्रूव करता रहता है, देशभक्ति कर करके। मतलब उसको हमारा देश इतना बेकार लगा कि कनाडा की नागरिकता ले ली, जबकि उसके बीवी बच्चे सब भारत के नागरिक है, लेकिन वो पहुंच गया कनाडा की नागरिकता लेने। खैर, तो कनाडा में क्या था, यहाँ बहुत सारे भारतीय बहुत सालों से आ रहे थे अच्छे जीवन की तलाश में। लेकिन ये जो भारतीय थे, ये संपन्न थे, पढ़े लिखे लोग थे। इनमें से एक का नाम है तारकनाथ, एक का नाम है लाला हरदयाल,
ये सब लोग पढ़े लिखे लोग थे। इन लोगों ने यहाँ पे लोगों को इकट्ठा किया और यहाँ पे पहले क्या किया, एक अपना सैन फ्रांसिस्को नाम का जगह है, वैंकूवर, पहले तो वैंकूवर में, वैंकूवर वैंकूवर में इन्होंने गदर पार्टी की शुरुआत की। कहाँ पे? गदर पार्टी की। वैंकूवर कहाँ है? कनाडा में। फिर कनाडा में जब इनको लात पड़ी, इनको भगाया गया, तो ये पास में एक जगह है कनाडा और यूएसए बॉर्डर में, इसका नाम है सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को में इन्होंने अपना मुख्यालय खोल लिया। किसका? गदर पार्टी का। ये दो लीडर का आपको नाम याद रखना है, तारकनाथ बोस और लाला हरदयाल। ये सब यहीं पे थे, कनाडा में थे। लाला हरदयाल तो प्रोफेसर थे यूएसए में, बाद में कनाडा चले गए थे, पढ़ा रहे थे। और इन लोगों ने यहाँ पे पत्रिकाएं निकालना शुरू किया। यहाँ पे इन लोगों ने एक आश्रम बनाने शुरू किया। उस आश्रम का नाम था युगांतर आश्रम। क्या नाम था? युगांतर आश्रम। और अभी हमने पढ़ा था युगांतर नाम से, युगांतर या जुगांतर नाम से पत्रिका निकल रही थी। कहाँ? बंगाल में। लेकिन ये आश्रम था। ये आश्रम बहुत जगह खोले जाने लगे, कनाडा में बहुत जगह खोले। उसके बाद भारत छोड़ के दुनिया भर के हर देश में आश्रम खुल रहे थे। और ये आश्रम में वो लोग रह रहे थे जो कि गदर मूवमेंट से इंस्पायर थे, या गदर ये अपने देश के लिए कुछ करना चाह रहे थे। तो दुनिया भर के देशों में युगांतर आश्रम खुल रहे थे और ये सब रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज कर रहे थे। जो मेन लीडर थे वो थे तारकनाथ और लाला हरदयाल। बाद में जब पता चला कि यहाँ पे ये ऐसी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज हो रही, तो कनाडा सरकार ने इनको मार के भगा दिया। तो ये लोग यूएसए में सैन फ्रांसिस्को में इन्होंने अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट कर लिया। सैन फ्रांसिस्को अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट कर लिया। उसके बाद क्या हुआ? 1914 में क्या होता है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है तो ये गदर पार्टी वाले लोग सोचते हैं कि भैया अब ब्रिटेन कमजोर है, अब चलो भारत, अब आते हैं भारत, और भारत में हम क्या करेंगे? अंग्रेजों को भगा देंगे। तो ये गदर पार्टी वाले लोग जो कि अभी तक कनाडा और यूएसए में शिफ्ट थे, ये कहाँ आ गए? भारत आ गए। भारत आ गए तो यहाँ पे इन्होंने अपना लीडर बनाया किसको? रास बिहारी बोस को। रास बिहारी बोस। देखो, एक है रास बिहारी घोष और एक है बोस। घोष कौन थे? 1907 वाले सूरत स्प्लिट के मुखिया थे। ये कभी क्रांतिकारी नहीं किया, इन्होंने कभी मच्छर भी नहीं मारा, ये नॉर्मल आदमी थे, रास बिहारी घोष। और एक है बोस, जैसे सुभाष चंद्र बोस थे ना, ये बोस है। ये बड़े ही तूफानी आदमी थे, बहुत ज्यादा तूफानी थे। ठीक है। तो जब ये गदर पार्टी वाले लोग भारत में आए 1914 में, तो तब तक क्या था? रास बिहारी बोस का नाम बहुत हो चुका था, क्योंकि 1912 में जो हार्डिंग पे हमला हुआ था ना, उसके मेन लीडर यही थे, रास बिहारी बोस। और इन्होंने हार्डिंग पे हमला किया, वायसराय पे हमला हुआ, ये दुनिया भर में फेमस हो गए रास बिहारी बोस। उसके बाद ये देश छोड़ के भाग गए थे। लेकिन जब ये यहाँ पे आए तो लाला हरदयाल ने इनसे मुलाकात की और बोला, साहब भारत में गदर पार्टी को आप लीड करो। तो भारत में गदर पार्टी को लीड कौन कर रहे थे? रास बिहारी बोस लीड कर रहे थे। और यूएसए कनाडा में कौन लीड कर रहे थे? लाला हरदयाल, तारकनाथ। लाला हरदयाल जो थे काफी पढ़े लिखे आदमी थे। ये आपको श्याम जी कृष्ण वर्मा वाले इंडियन हाउस में भी मिलेंगे। मैंने बताया विनायक दामोदर सावरकर इनसे मिलकर बहुत इंस्पायर हुआ था। ठीक है, तूफानी आदमी थे लाला हरदयाल। तो रास बिहारी बोस जो भारत में गदर पार्टी थे, इसके क्या बन गए? मुखिया बनाए गए। और यहाँ पे गदर पार्टी धूमधाम से काम करना शुरू कर दी। इसी बीच में एक इंसिडेंट होता है, इसको कहते हैं कोमा गाता मारू इंसिडेंट। आप लोग कमेंट कर रहे हो क्या? ये मेरा पेन टैप क्यों हैंग हो रहा है? कुछ करो मत, कमेंट मत करो, है ना। कोमा गाता मारू इंसिडेंट होता है, नहीं तो ऐसे ही लिखावट मिलेगी 1914 में। असल में ये क्या है, ये जान लो थोड़ा सा। ये भारत है, ये पूरा साउथ ईस्ट एशियन है, यहाँ पे बहुत सारे देश आते हैं। उसके बाद यहाँ पे जापान आता है, और जापान से अगर पीछे घूमेंगे तो हम वापस अमेरिका में पहुंच जाएंगे। यहाँ फिर से यूएसए आ जाएगा, धरती गोल है ना, फिर से अमेरिका आ जाएगा, और अमेरिका पर क्या आ जाएगा? कनाडा आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ? एक सिंगापुर के व्यक्ति थे, उनका नाम था संधू भाई साहब, संधू नाम था उनका। उन्होंने एक जहाज किराए पे लिया, उस जहाज का नाम था कोमागाता मारू। ये जहाज का नाम था कोमागाता मारू। 1914 की घटना बता रहा हूँ आपको, कोमागाता मारू। और इसको किराए पे किसने लिया? सिंगापुर के एक बिजनेसमैन ने। और इनका ये लक्ष्य था कि हम सब कनाडा जाएंगे। तो बाकायदा इश्तिहार छपाई कि जिसको कनाडा चल रहा है आ जाए, टिकट लगेगा। तो कोमागाता मारू में बहुत सारे लोग तैयार होकर चलने के लिए। तो ये जहाज सिंगापुर से निकला, सिंगापुर से पहुंचा, उसके बाद हांगकांग पहुंचा, उसके बाद ये जापान की योकोहामा शहर पहुंचा। यहाँ से भारतीय लोगों को ले लेके ये कहाँ जा रहा था? ये यूएसए जाना चाह रहा था, कनाडा जाना चाह रहा था। और जब ये यहाँ से निकला, पूरा प्रशांत महासागर क्रॉस करके निकला, तो कनाडा में तब तक ये हल्ला मच गया था कि एक जहाज आ रहा है कोमागाता मारू नाम से, और इसमें जितने लोग सब क्रांतिकारी है। तो कनाडा की सरकार ने मना कर दिया कि हम तुम्हें उतरने नहीं देंगे, तुम सब क्रांतिकारी हो। और ये जो पूरा एरिया था, आसियान कंट्रीज जिसको हम मोटे तौर पे कहते हैं, ये उस समय ब्रिटेन के अधीन था, ब्रिटेन ने सब पे कब्जा कर लिया था। तो ब्रिटेन की सरकारों ने भी कह दिया, चाहे सिंगापुर की, चाहे हांगकांग की, चाहे जापान की, कि भाई कि ये जो व्यक्ति यहाँ से इस जहाज निकले कोमागाता मारू में, ये सब विदेशी हैं और ये सब देशद्रोही हैं। अब इनको भारत नहीं, मतलब ये अपने देश लौट नहीं सकते। तो जब ये कोमागाता मारू कहाँ पहुंचा? कनाडा पहुंचा, 2-3 महीने की यात्रा करके। तो वहां पे कनाडा से इनको भगा दिया गया कि भागो यहाँ से।
हम तुम्हें घुसने नहीं देंगे। तो काफी लड़ाई हुई यहाँ पे, खुद कोर्ट केस हुआ, ये सब जहाज में यहीं खड़े थे किनारे पे। 2-3 महीने बाद अल्टीमेटली कनाडा की कोर्ट ने बोला कि हम आपको एंट्री नहीं देंगे, आप वापस जाइए। ये बेचारे फिर वापस आए। फिर वापस आए तो जापान ने इस घुसने दिया, हांगकांग में घुसने नहीं दिया, सिंगापुर में घुसने नहीं दिया, क्योंकि सब भारतीय थे। तो देखो चढ़े सब, कोई सिंगापुर से चढ़ा, कोई हांगकांग से चढ़ा, कोई जापान से चढ़ा, लेकिन थे तो सब भारतीय। तो सबके देशों ने क्या बोला, तुम सब विद्रोही हो, तुम सब देशद्रोही हो, तुम सब अपने देश जाओ। तो यहाँ से ये लोग पहुंचे कलकत्ता। जब कलकत्ता पहुंचे तो वहां भी ईस्ट इंडिया कंपनी बैठी हुई थी। कलकत्ता जब पहुंची तो पहले तो कलकत्ता में मना कर दिया इनको। अब ये बताओ कहाँ गए थे बेचारे, कनाडा जा रहे थे, पिछले 6 महीने से बेचारे घूम रहे हैं, ये कहीं उतर नहीं पा रहे, बंदरगाह में उतर नहीं पा रहे। और जब ये वापस कलकत्ता में, तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या बोला इनसे, अधिकतर लोग इससे पंजाबी थे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी इनसे क्या बोला, पहले तो बड़ा बेकार व्यवहार किया, सॉरी ईस्ट इंडिया कंपनी गलत है, ब्रिटेन के जो ऑफिसर थे उन्होंने इनके साथ व्यवहार गलत किया। उसके बाद क्या बोला, यहाँ से एक ट्रेन तैयार कर दी हमने, पंजाब जा रही है, इस ट्रेन में सब कोई बैठो और निकल लो। और बोला कि कोई और कहीं नहीं रुकेगा, तुम सब पंजाबी हो ना, तुम सबको कनाडा जाना था ना, बहुत उड़ी में उड़ गए थे, निकलो यहाँ से। तो जब यहाँ पे इनके साथ इतना बुरा व्यवहार हुआ, 6 महीने से बेचारे पानी पानी खेल रहे थे, बर्बाद हो गए थे, खाने को नहीं बचा था, ये सब कलकत्ता में लड़ गए ब्रिटिश ऑफिसर से, और लड़ गए तो यहाँ खून खराबा हो गया, कई लोग मारे गए, कई को जेल में डाल दिया गया। और इस इंसिडेंट को कहते हैं कोमागाता मारू इंसिडेंट, और ये जब इंसिडेंट हो रहा था ना, तो यहाँ पे गदर पार्टी आ गई थी, गदर पार्टी में रास बिहारी बोस यहाँ पे लीडर बन गए थे, और इनका दिमाग घूम गया, इन्होंने बोला अब तो अंग्रेजों को पीटना ही पड़ेगा। तो सबसे बड़ी बात, ये लाला हरदयाल तारकनाथ जो है, ये मोटे तौर पे पंजाबी भी थे, तो पंजाबियों के साथ बुरा व्यवहार हो रहा था। तो चाहे दुनिया भर के जहाँ पंजाबी थे, जहाँ भारतीय थे, उनका खून खोल उठा कि हो क्या रहा है यार। कोमागाता मारो इंसिडेंट जो था, क्लियर हुआ आप लोगों को, बता दीजिए। यस सर। तो ये सब कुछ इंसिडेंट हो रहे थे, वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था, और यहाँ पे कोमागाता मारू हो रहा था, तारकनाथ जो लाला हरदयाल लोग भारत आ गए थे, रास बिहारी बोस को लीडर बना दिया गया था, ये सब चीजें यहाँ पे हो रही थी। सर अब हम चलते हैं इसमें सर होम रूल मूवमेंट में। होम रूल मूवमेंट की जब भी बात आती है, इसमें सबसे पहले नाम आता है एनी बेसेंट का, और दूसरा नाम आता है तिलक का। प्रतीक्षा पूछिए, क्या पूछना है। सर आपने ये कोमागाता मारू बताया, इसके अंदर कुछ आपने पहले गिरमिटिया करके बताया था, वो क्या चीज थी? गिरमिटिया वो लोग होते थे, ये अंग्रेजों का दिया हुआ टर्म था, जो लोग अपना देश छोड़ के, मतलब भारत से जो लोग विदेशों में जाके काम कर रहे हैं, उनको गिरमिटिया कहा जाता था। और गांधी जी ने अपने अपने आप को कहा था, मैं भी एक गिरमिटिया हूँ, क्योंकि मैं भी भारत छोड़ के साउथ अफ्रीका में काम करने गया था। ठीक है, लेकिन गिरमिटिया अमूमन उन लोगों को कहते हैं जो कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में गए थे, मतलब जो यूएसए गए, जो फ्रांस गए, यूरोप गए, उनको नहीं, बाकी जो अफ्रीका में गए हैं, या पैसिफिक ओशन वाले कंट्रीज में गए हैं, या आसियान कंट्रीज में गए हैं, उनको गिरमिटिया कहा जाता था। ठीक है, ये टर्म आप भी आज भी यूज होता है कहीं कहीं। तो हम होम रूल मूवमेंट की बात कर रहे हैं, और ये जो मूवमेंट है, इसमें दो लोगों का नाम आएगा, तिलक और एनी बेसेंट का, और दोनों ने शुरू किया था होम रूल मूवमेंट ने। यहाँ पे किसने पहले शुरू किया, किसने बाद में शुरू किया, ये हम बात देख लेते हैं। पहले चीज तो होम रूल क्या है। होम रूल मतलब ये कि हम अपना शासन खुद चलाएं, मतलब ब्रिटेन यहाँ पे रहे, ब्रिटेन सब देखे, लेकिन छोटे छोटे काम के लिए हमको पावर दे दे। तो ये आया कहाँ से, आयरलैंड से शब्द आया। क्यों आयरलैंड से आया, क्योंकि आयरलैंड जो था ब्रिटेन के अधीन में था, और आज भी यूनाइटेड किंगडम की जब बात करते हैं तो उसमें आयरलैंड वाला हिस्सा आता है। तो आयरलैंड के लोग बोल रहे थे कि यार ब्रिटेन भले रूल करे हमारे ऊपर, हमें हमारे काम करने का अधिकार हमको दे दे। तो आयरलैंड से बात चल रही थी, और आयरलैंड ने ये जो मूवमेंट चलाया था काफी सफल भी हुआ था, और वहां पे अल्टीमेटली उनको होम रूल मिल भी गया था। तो ये जो महिला थी एनी बेसेंट, ये आयरलैंड की महिला, आयरिश महिला थी, लेकिन ये भारत क्यों आई थी, और भारत में क्या कर रही थी। तो भारत में एक सोसाइटी खुली थी, इसका नाम था थियोसोफिकल सोसाइटी। थियोसोफिकल सोसाइटी खुली थी, और ये मद्रास में खुली थी, अडियार नदी किनारे। अडियार नाम की एक जगह थी, आज तो अडियार पूरा मद्रास के अंदर ही है, चेन्नई के अंदर ही है। वहां पे सोसाइटी खुली हुई थी, और इस सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में ही आई थी। तो जब ये यहाँ पे आई तो इन्होंने बताया कि भाई मेरे देश में ऐसा ऐसा हो रहा है, हमें भी ये काम करना चाहिए। तो हमारे देश का जो होम रूल मूवमेंट है ना, वो किससे इंस्पायर है, आयरिश मूवमेंट से, आयरलैंड के मूवमेंट से। और इसको देश में कौन लाया, एनी बेसेंट ने। अब एनी बेसेंट ने क्या किया, 1915 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, इसमें ये गई, ये बहुत बड़ी फेमस लीडर हो गई थी, ये 1900 के लगभग ये भारत में आ गई थी, और थियोसॉफिकल सोसाइटी की हेड बन गई थी। इनकी बात दुनिया भर के लोग सुनते थे, भारत के लोग सुनते थे, काफी पढ़ी लिखी महिला थी, और इनकी ये अच्छी फैन फॉलोइंग थी इनकी। तो और ये कांग्रेस की मेंबर भी बन गई, ये कांग्रेस से बड़ी इंस्पायर थी। तो ये आईएनसी 1915 वाला जो सेशन था, वहां पे गई, और उन्होंने बोला कांग्रेस से कि यार हमें होम रूल की मांग करनी चाहिए अंग्रेजों से।
तो कांग्रेस ने बोला कि यार नहीं करना, ये क्या करना। तो एनी बेसेंट धमकी दे के आ गई थी कि मैं आपको सितंबर 1916 की डेडलाइन देती हूँ। ये एनी बेसेंट ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को धमकी दी थी, या डेडलाइन दी थी कि भैया आप लोग कुछ फैसला कर लो, होम रूल लीग चालू करना है कि नहीं करना है, होम रूल मूवमेंट, अगर तुम नहीं करोगे तो मैं करूंगी। तो क्या डेडलाइन दी थी? सितंबर 1916। और कब कहा था? 1915 वाले दिसंबर में जो सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वहां पे इन्होंने ये बात कही थी। अब तिलक भी उस सेशन में बैठे हुए थे। अब तिलक कहाँ से आ गए? तिलक तो जेल में थे स्वदेशी मूवमेंट के बाद। लेकिन मैंने बताया 6-8 साल ये जेल में रहे, उसके खूब इन्होंने भी सॉरी खेला है, छोड़ दो साहब, छोड़ दो साहब, छोड़ दो साहब, कभी नहीं कुछ करूंगा। इनको छोड़ दिया गया, तिलक भी वापस आ गए। और तिलक 1915 वाली सेशन में थी। तिलक बहुत बड़े आदमी थे, बुलाया गया था उनको, इन्होंने सुना और इन्होंने बोला यार ये मैडम बात तो अच्छी कर रही है। और तिलक भैया थोड़े एडवांस निकल गए। तिलक ने बोला एनी बेसेंट तो सितंबर 1916 तक बैठी रहेगी क्योंकि उसने डेडलाइन दी है, मैं कुछ गेम कर जाता हूँ। तो तिलक ने, मेरे ख्याल से जुलाई अगस्त का ही टाइम है, देख लेना क्या है, मतलब चलो मैं अगस्त लिख देता हूँ। अगस्त 1916 में तिलक ने अपना होम रूल मूवमेंट शुरू कर दिया, क्योंकि एनी बेसेंट तो बैठी हुई थी सितंबर 1916 तक के वेट में कि कांग्रेस क्या जवाब देती है। और जब तिलक ने शुरू कर दिया और कांग्रेस से कोई जवाब नहीं आया, तो एनी बेसेंट ने भी सितंबर 1916 में होम रूल मूवमेंट की शुरुआत कर दी। तो कभी कभी आता है पहले किसने खोली, तो पहले तिलक ने खोली, लेकिन आइडिया किसका था? एनी बेसेंट का। चुराया आइडिया, चुरा लिया तिलक ने, पहले ही खोल दी। अब तिलक ने जो खोली थी होम रूल, ये जो सोसाइटी खोली थी, इसमें पहले से इनके नियम तय थे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, कौन मेंबर बनेगा कौन नहीं बनेगा, तामझाम। और तिलक ने महाराष्ट्र वाला जो एरिया था और जो आपका आज बरार वाला एरिया, मतलब आपका जो सदर्न मध्य प्रदेश है, ये वाला एरिया, छत्तीसगढ़ वाला एरिया, यहाँ पे तिलक ने फोकस किया। और इन्होंने, इनकी ब्रांच सिर्फ 6 खोली थी। और इनके यहाँ कौन मेंबर बनेगा, क्या बातें होंगी नहीं बातें होंगी, सब डिसाइड था, सब तिलक ने डिसाइड करके रखा था। एनी बेसेंट ने क्या किया? एनी बेसेंट ने बोला कि भैया तिलक ने महाराष्ट्र वाला एरिया पकड़ लिया है ना, अपन महाराष्ट्र में नहीं खोलेंगे। तो एनी बेसेंट ने पूरे देश में अपनी ब्रांच खोली थी, ऑल इंडिया अपनी ब्रांच खोली थी, महाराष्ट्र बरार वाले एरिया को छोड़ के। और इनकी ब्रांच 200 से अधिक थी, मतलब ज्यादा ब्रांच किसने खोली थी? एनी बेसेंट की खोली थी। और एनी बेसेंट की ब्रांच खोलने में कोई नियम कायदे कानून नहीं थे, सिर्फ 3 लोग अगर इकट्ठा हो गए तो अपनी ब्रांच खोल सकते हैं, एक होम रूल की ब्रांच खोल सकते कहीं भी। तो एनी बेसेंट और तिलक ने, दोनों ने होम रूल की बात की। तिलक का जो मेन एरिया था महाराष्ट्र बरार वाला था, इनकी सिर्फ 6 ब्रांच खुली थी, सिर्फ 6, इनकी 200 से अधिक ब्रांचें खुल गई थी। और दोनों यही कह रहे थे कि भैया होम रूल चाहिए, होम रूल चाहिए, होम रूल चाहिए। क्या चाहिए? होम रूल चाहिए। ठीक है। इसी बीच में क्या हुआ, जो तिलक है, तिलक अपने अखबार निकाल ही रहे थे, और इनके जो मराठा केसेस चल रहे थे, इसी अखबार की वजह से लोग वायलेंट भी हो रहे थे, कुछ सारे प्रोटेस्ट भी हो रहे थे। तो तिलक को उठा के जेल में डाल दिया गया। तो तिलक को तो जेल में अंग्रेज बहुत बार डाले, मजा आता था उन्हें। तिलक को जेल में डाल दिया गया। जब तिलक को जेल में डाल दिया गया तो तिलक परेशान कि अब मेरा होम रूल मूवमेंट का क्या होगा। तो तिलक का केस लड़ा था जिन्ना ने, तिलक का केस लड़ा था जिन्ना ने। यार आप लोग कुछ कर रहे हो पीछे से यार, ये मेरा, ये देखो, ये मेरा पेन टैब हैंग हो रहा है। खैर, तिलक का केस लड़ा था जिन्ना ने, और जिन्ना ने जब केस लड़ा तो तिलक जीत गए, यानी तिलक बाहर आ गए। तिलक तो बाहर आ गए चुपचाप, और उसके तिलक चले गए विदेश, यूके चले गए। एक वैलेंटाइन शिरोल नाम की महिला थी, उसने किताब लिखी थी द अनरेस्ट इन इंडिया, एक किताब लिखी थी उसने, वैलेंटिनो शिरोल नाम की व्यक्ति ने। तिलक को उसमें कुछ आपत्ति थी, तिलक ने यहाँ से चले गए, कहा? इंग्लैंड चले गए। एनी बेसेंट को भी उठा के जेल में डाल दिया गया, लेकिन एनी बेसेंट की फैन फॉलोइंग बहुत बड़ी थी। जब एनी बेसेंट की फैन फॉलोइंग बहुत बड़ी थी तो बवाल मच गया, फिर इनको भी छोड़ना पड़ा। अच्छा, इसी बीच में 1916 में क्या हुआ था? 1916 में लखनऊ समझौता होता है, लखनऊ पैक्ट होता है, लखनऊ में इंडियन नेशनल कांग्रेस मिलती है, और लखनऊ में एनी बेसेंट और तिलक दोनों लोग पहुंचते हैं, अपने बहुत सारे फॉलोअर्स को लेकर पहुंचते हैं। और यहाँ पे एक तरह से ये हो जाता है कि भैया होम रूल मूवमेंट को इंडियन नेशनल कांग्रेस मान जाती है कि हाँ इसको हम अपनाएंगे, और हम भी डिमांड करते हैं कि हमें होम रूल चाहिए। और 1916 का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन है, इसको मैं कल बताऊंगा डिटेल में थोड़ा सा। इसी में एक तरह से जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता होता है, और इस सेशन के जो अध्यक्षता करते हैं वो जिन्ना करते हैं। और इस सेशन के बाद ही सरोजिनी नायडू जिन्ना को कहती कि ये आदमी तो पैगंबर है, ये तो हिंदू मुस्लिम एकता का पैगंबर है ना। और इसी में जो होम रूल मूवमेंट है इसको बहुत बल मिलता है। तिलक के बहुत सारे फॉलोवर जाते हैं, एनी बेसेंट के बहुत सारे फॉलोवर जाते हैं। कभी कभी ये सवाल आता है कि यार जब एनी बेसेंट और तिलक ने एक ही काम कर रहा था तो अलग अलग मूवमेंट क्यों खोले, यानी अलग अलग ब्रांच क्यों खोली? या तिलक और एनी बेसेंट दुश्मन थे? तो दुश्मन नहीं थे, लेकिन इनके जो फॉलोवर थे, भाई तिलक की सोच अलग थी, एनी बेसेंट की सोच अलग थी, भाई ये अंग्रेज महिला थी, ये हिंदुस्तानी आदमी था, तो इनके फॉलोवर्स का पट्टी नहीं थे। इन्होंने बोला, आपस में तय किया कि यार चलो अलग अलग चलने दिया करो। इसलिए देखो एनी बेसेंट ने महाराष्ट्र वाले एरिया में अपनी एक भी ब्रांच नहीं खोली, महाराष्ट्र बरार में, यहाँ तिलक कर रहे थे। तो होम रूल मूवमेंट चला,
लेकिन उसी बीच में क्या था, चेम्सफोर्ड नाम का व्यक्ति था जो वायसराय बन के आया था, 1917 में एक घोषणा करेगा, या अगस्त में घोषणा करेगा 1917 में, इसे कहेंगे अगस्त अगस्त की घोषणा। और उसमें कह देगा कि आप लोग क्या होम रूल खेल रहे हो, हम तो सोच रहे हैं 1919 में जो नया कानून आने वाला है उसमें हम आप लोगों को एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दे देंगे, एक उत्तरदायी सरकार बनाने का मौका दे देंगे। मतलब आप लोगों को चुनाव लड़ लो, आप चुनाव लड़ लो, जीतो और अपनी सरकार बनाओ। और ये लोग तो सिर्फ होम रूल खेल रहे हैं। मतलब आपने मांगा लॉलीपॉप और आपको मिल गई कैंडीज, बड़ी चॉकलेट। तो जब चेम्सफोर्ड ने अगस्त घोषणा की 1917 में कि हम आपको एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देना चाह रहे हैं और 1919 वाले एक्ट में आपको देखने को मिलेगा, तब ये होम रूल मूवमेंट भी फुस हो गया, खत्म हो गया। बोले कि भैया जो हम मांग रहे थे उससे बढ़ा दे रहे हैं। एनी बेसेंट जेल में थी, वो बाद में जेल से निकली, फिर ये भी अपने काम धंधे में लग गई। तिलक भी जेल में थे, जिन्ना साहब ने उनको निकाला, फिर ये चले गए कहाँ, अमेरिका चले, वहाँ ब्रिटेन चले गए। और ये होम रूल मूवमेंट शुरू क्यों हुआ था ये आपको क्लियर हो गया, किसने शुरू किया ये क्लियर हो गया, किसने पहले शुरू किया ये क्लियर हो गया। उसके बाद इसका हश्र क्या हुआ ये भी क्लियर हो गया। 1916 का जो कांग्रेस अधिवेशन है ये इंपॉर्टेंट है, इस पर मैं कल 5 मिनट बताऊंगा, और तब होम रूल मूवमेंट से जुड़ी हुई एक बार और रिवीजन हो जाएगा। और कल गांधी जी आएंगे, कल मतलब मंडे को गांधी जी आ जाएंगे, और गांधी जी फिर क्या धूमधाम मचाएंगे ये हम देखेंगे। तो आज की क्लास में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो।